देखिए, दुनिया में 16,000 से भी ज़्यादा मेडिसिन हैं जो कि एफडीए या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अप्रूव्ड है। उन 16,000 से ज़्यादा मेडिसिन में से सबसे बड़ी जो मेडिसिन की क्लास है वो है एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन। और एंटी माइक्रोबियल्स में अगर सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मेडिसिन की बात करें तो वो है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक होते क्या है या इनके यूज करने से आज के सिनेरियो में जो साइड इफेक्ट्स इनके देखने के लिए मिल रहे हैं वो क्या है, जिसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कह के हम पुकारते हैं। बात करते हैं आज इन्हीं सब चीज़ों पर। देखिए, वर्ष 1928 लंदन के अस्पताल में काम करने वाले एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट जिन्होंने उस दिन एक इतिहास रच दिया। इस दिन तक या इस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले अगर किसी भी ह्यूमंस की बॉडी में कोई सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो उसका मतलब होता था डायरेक्टली डेथ। जैसे कि कोई सीवियर न्यूमोनिया हो गया या फ्लिस हो जाए या और भी कोई प्रकार का अगर सीरियस इन्फेक्शन होता था तो उसका मीनिंग डायरेक्ट होता था कि उस पेशेंट की डेथ हुई है। लेकिन 1928 के बाद में लोगों के अंदर से जो मौत का भय था, जो डेथ का भय था, वो डिक्रीज होता चला गया। क्यों? क्योंकि इस दिन लंदन के एक सेंट मैरी स्कूल में काम करने वाले डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बना दी थी दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक। ऑन द एंटीबैक्टीरियल एक्शन ऑफ कल्चर ऑफ पेनिसिलियम नाम के रिसर्च पेपर में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपने रिसर्च पेपर में बताया है कि किस तरीके से उन्होंने जब फंगस एक्रीमीनियम को बैक्टीरिया की पेट्री डिश के अंदर इंडिपेंडेंस छोड़ दिया और कुछ टाइम बाद देखा तो जो आसपास के बैक्टीरिया थे वो फंगस एक्रीमीनियम की प्रेजेंस की वजह से किल हो चुके थे। और यहीं से आगे चल के उन्होंने एक एंटीबायोटिक जनरेट कर दी जिसको नाम दिया पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का ये रिसर्च पेपर आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी इस रिसर्च के बारे में कंप्लीट डिटेल आउट किया हुआ है कि किस तरीके से उन्होंने पेनिसिलिन को फंगस एक्रीमीनियम से गेन किया था। बात करते हैं थोड़ा बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया क्या होता है। देखिए, बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है या सूक्ष्म जीव होता है जो कि नेक्ड आई से यूजुअली दिखाई नहीं देते, लेकिन ये बॉडी के अंदर जब एंटर कर जाते हैं तो बॉडी के अंदर जाके ये माइनर मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार पेशेंट की डेथ हो जाती है। बात करते हैं थोड़ा बैक्टीरिया के बारे में। देखिए, बैक्टीरिया भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये सूक्ष्म जीव होता है। इसको मेनली दो टाइप में डिवाइड किया गया है, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस या बात करें, बैक्टीरिया क्या करते हैं, जब बॉडी के अंदर चले जाते हैं, चाहे वो खाने के जरिए जाए, पानी के थ्रू जाए या किसी वॉन्ड पर टच होने की वजह से ये एंटर कर जाए। मेनली ये बॉडी में एंटर होने के बाद अपना इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी फंक्शन को डिसरप्ट कर देते हैं। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकल, ई कोलाई, साल्मोनेला, कॉलिस्ट्रीडियम, कोकल या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि यूजुअली इन्फेक्शन क्रिएट करते रहते हैं। बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो मेडिकल की भाषा में इन फॉरेन पार्टिकल जो कि बॉडी के अंदर आए इनको पैथोजन या जीनोबायोटिक्स कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जब ये बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो ये एक अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर को सर्च करते हैं और उस पर बाइंड कर जाते हैं। रिसेप्टर पर बाइंड होने के बाद उस पर्टिकुलर एरिया या उस लोकेशन की जो एक्सेस होती है वो इन माइक्रोब्स के कंट्रोल में आ जाती है, जिसकी वजह से ये बॉडी के फंक्शंस को डिस्टर्ब करते हैं, बॉडी के मेटाबॉलिज्म रेट को डिस्टर्ब कर देते हैं, एक्सक्रीशन और बाकी चीज़ों को भी ये अफेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो रिजल्ट आता है वो आता है बॉडी डिजीज का। वायरस भी कुछ इसी प्रकार से बॉडी में अपने इन्फेक्शन करते हैं। जब वायरस भी कोई बॉडी में एंटर होता है तो वो अपने प्रॉपर एक रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होता है और उस रिसेप्टर पर बाइंड होने के बाद पर्टिकुलर सेल को प्रॉपर तरीके से हाईजैक कर लेता है, जैसे कि कोरोना वायरस के केस में आपने देखा। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक के बारे में, इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है आज से हजारों साल पहले। 2500 वर्ष ईसा पूर्व तक भी ग्रीक और चाइना जैसी सभ्यताओं में मोल्ड, टर्मरिक, नीम इन चीज़ों का इस्तेमाल होता था घाव को सुखाने के लिए। जो सेना में सैनिकों के घाव हो जाते थे उनको सुखाने के लिए, उनको ठीक करने के लिए या इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इन सभी चीज़ों का यूज करते थे। यहाँ तक कि 2500 ईसा पूर्व तक चीन के राजा गार्गी मोरिंगा के पेड़ की पत्तियों का इस्तेमाल करते थे अपने सिपाहियों का इन्फेक्शन ठीक करने में। लेकिन जैसा कि हमने वीडियो को स्टार्टिंग में बताया, 1928 में सेंट मैरी हॉस्पिटल में काम कर रहे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दुनिया में इतिहास रच दिया, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले एंटीबायोटिक शब्द को दुनिया में कोई नहीं जानता था। लेकिन इन्होंने वर्ल्ड की फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाकर दुनिया को आश्चर्यचकित कर, और इन्होंने अपना इस रिसर्च को ऑन द एंटीबैक्टीरियल एक्शन ऑफ कल्चर ऑफ पेनिसिलियम नाम से पब्लिश कर दिया, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रीग्रो बैक्टीरियाज के अंदर, प्रीग्रो बैक्टीरिया कॉलोनीज के अंदर एक फंगस को इन्वेड कर दिया और उस फंगस ने अपने आसपास के जो बैक्टीरिया थे, जो माइक्रोब्स थे, उनको किल कर दिया। उस रिसर्च आर्टिकल की ओरिजिनल कॉपी है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। पेनिसिलिन की खोज के 12 वर्ष के उपरांत ही पेनिसिलिन को पब्लिक यूज के लिए अवेलेबल कर दिया गया था। उस दौरान युद्ध और वर्ल्ड वार का टाइम चल रहा था और सैनिकों में इन्फेक्शन बहुत बड़े लेवल से फैल रहा था, इसलिए इसको जल्द से जल्द मार्केट में लाया गया और इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए लोगों के लिए ये अवेलेबल करा दिया गया। और वहीं 1 मार्च 1942 में फाइजर कंपनी ने अपना पहला कॉमर्शियल प्लांट ओपन कर दिया ताकि पेनिसिलिन का ब्रॉड लेवल पर प्रोडक्शन किया जा सके और दुनिया में पहुंचाया। उस दौरान स्ट्रेप्टोकोकस और गोनोकोकल या सिफिलिस जैसे इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए पेनिसिलिन ही वर्ल्ड के अंदर एकमात्र ऐसी मेडिसिन थी जो ट्रीट कर सकती थी। इसके अलावा और दूसरी कोई भी एंटीबायोटिक इस प्रॉब्लम को इतने अच्छे से ट्रीट नहीं कर पा रही थी। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से पेनिसिलिन लोगों के लिए एक वरदान साबित हुई, वहीं इसके कुछ प्री डिटरमाइंड, जैसा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, इसके कुछ प्री डिटरमाइंड साइड इफेक्ट भी देखने को मिलने लगे। से ही 1940-41 में इसे पब्लिक यूज के लिए लाइसेंस प्राप्त हुआ और लोग इसे यूज करने लगे, डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करने लगे। उसके ओनली 1 ईयर लेटर ही पेनिसिलिन ट्रीटेड लोगों के अंदर पेनिसिलिन का रेजिस्टेंट स्ट्रेन देखने को मिला, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहले ही बता भी दिया। आर्टिकल के मुताबिक पेनिसिलिन का फर्स्ट रेजिस्टेंट कंफर्म केस 1947 में देखने को मिला और इस सब का रीजन था क्योंकि उस दौरान वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था। 1944-45 के दौरान वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था और उस समय जो भी लोग घायल हुए थे, जिन भी लोगों में डिजीज हो रही थी, उन लोगों को केवल पेनिसिलिन से ट्रीट किया जा रहा था क्योंकि ये फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस ड्रग सभी के लिए थी। की वजह से पेनिसिलिन का रेजिस्टेंस लोगों में देखने को मिलता है। सकते हैं कि उस समय पर लोग पेनिसिलिन को किस टैगलाइन के जरिए बुलाते थे, थैंक्स टू पेनिसिलिन ही विल कम होम, क्योंकि जो लोग बहुत इंजर्ड हो चुके थे, जो लोग बहुत सीवियर इन्फेक्टेड हो चुके थे, उनको घर वापस लाने के लिए सिर्फ पेनिसिलिन ही एक आखिरी उम्मीद। कल में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक 20 से 85% निमोनिया इन्फेक्टेड लोगों को ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन ही एकमात्र ड्रग थी। लेकिन इतनी अच्छी मेडिसिन अचानक से पॉइजन लोगों के लिए कैसे बन गई? इसके लिए हमें समझना होगा कि एंटीबायोटिक मेडिसिन एक्चुअल में काम कैसे करती है। देखिए, एंटीबायोटिक मेडिसिन अकॉर्डिंग टू WHO वो होती हैं जो कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को खत्म कर दें, बैक्टीरिया को किल कर दें या बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर दें, जिससे कि उनका इन्फेक्शन क्योर हो। मेडिसिन बैक्टीरिया को किल करती हैं, उन्हें बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं, और जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती हैं, डेवलपमेंट को रोक देती हैं, उनको बैक्टीरियोस्टेटिक कहते हैं। हमारी पेनिसिलिन भी एक बैक्टीरियोसाइडल मेडिसिन है जो कि बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल करती है। और ये बैक्टीरियोसाइडल मेडिसिन काम कैसे करती हैं? मेनली 6 प्रकार से काम करती हैं। नंबर 1, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। इस प्रकार की मेडिसिन डायरेक्ट बैक्टीरिया की सेल को इनहिबिट कर देती हैं, उसे सिंथेसिस नहीं होने देती। दूसरा, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती हैं। थर्ड नंबर के एंटीबायोटिक DNA गायरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं। 4, RNA इनहिबिटर, वो RNA के कन्वर्जन या सिंथेसिस को रोक देती हैं। 5, फोलेट सिंथेटेज इनहिबिटर एंड लास्ट वन, सेल मेम्ब्रेन डिसरप्टर। सेल मेम्ब्रेन डिसरप्टर वो होती हैं जो सेल वॉल को माइक्रोपोर्स जनरेट कर देती हैं, जिसकी वजह से सेल ऑर्गेनलीज बाहर आ जाते हैं और अल्टीमेटली बैक्टीरिया भी एक लिविंग थिंग है और बैक्टीरिया अपने पास में एक हथियार रखते हैं एंटीबायोटिक से बचाव के लिए, जिसका नाम है बीटा लैक्टामेज। बीटा लैक्टामेज मेनली एक एंजाइम है जो कि एंटीबायोटिक्स को बैक्टीरिया की सेल पर बाइंड करने से पहले ही कन्वर्ट कर देता है और वो जो मेडिसिन है वो स्टेबल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बैक्टीरिया नहीं किल हो पाता। केस में भी जस्ट यही हुआ। बैक्टीरिया पर जब हम बहुत अधिक मात्रा में पेनिसिलिन का इस्तेमाल करने लगे तो बैक्टीरिया ने बीटा लैक्टामेज को अपनी सेल पर प्रेजेंट कर दिया और बीटामेज ने बैक्टीरिया सेल पर उपस्थित रिसेप्टर्स को पहले ही फुलफिल कर दिया ताकि पेनिसिलिन ड्रग उस पर जाके बाइंड ना कर सके। जब ड्रग बाइंड नहीं करेगी तो वो अपना असर नहीं दिखाएंगी और पेनिसिलिन के केस में भी सेम यही हुआ, जिसकी वजह से पेनिसिलिन रेजिस्टेंट, पेनिसिलिन ट्रीटेड लोगों के अंदर देखने को मिला। वजह से बैक्टीरिया वो और ज्यादा पावरफुल हो गए और उन्होंने पेनिसिलिन के प्रति रेस्पॉन्स करना बंद कर दिया। आज के समय पेनिसिलिन के कुछ बड़े वेरिएंट आ गए हैं,
जैसे एमोक्सिसिलिन, क्लोक्सिसिलिन या बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ये भी सेम सेल वॉल पर ही वर्क करते हैं, बैक्टीरियासाइडल की तरह वर्क करते हैं और बैक्टीरिया को किल करते हैं। लेकिन तब क्या, जब ये भी काम करना बंद कर दें, तो इसके लिए साइंटिस्टों ने टेम्परेरी रूप से अभी डिजाइन किए हैं बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, एविबैक्टम, साल्बैक्टम, मोनोबैक्टम या क्लेवुलिनिक एसिड। जब इनको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के साथ में जैसे पेनिसिलिन या एमोक्सिसिलिन, क्लोक्सिसिलिन के साथ में बाइंड करके बॉडी के अंदर इंड्यूस किया जाता है, तो ये बैक्टीरिया की सेल पर ऑलरेडी प्रेजेंट बीटा लैक्टामेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मेन ड्रग है, जो मेन एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियल सेल रिसेप्टर को बाइंड कर जाती है और बैक्टीरिया को किल कर देती है। अर्ली 1940 में अब्राहम और चैन ने अपनी रिपोर्ट में ही बताया था कि किस तरीके से बैक्टीरिया पेनिसिलिनेज नाम का एक केमिकल रिलीज कर रहे हैं, जो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में प्रेजेंट एमाइड ग्रुप को ब्रेक डाउन कर देता है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक अनस्टेबल हो जाती है और उसका इफेक्ट नहीं आता। और ये बात सिर्फ पेनिसिलिन के केस में नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया अपने आप को डे टू डे अपग्रेड करते जा रहे हैं एंटीबायोटिक्स के इफेक्ट के अगेंस्ट में, जैसे कि मर्सा, बर्सा, वीआरई या माइक्रोबैक्टीरियम रेजिस्टेंट। ये सभी जो रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं, ये बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक के रेस्पॉन्स में अपने आप को अपग्रेड करने की वजह से होता है। ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट एंड यूज सर्विलेंस सिस्टम गिलास की इस रिपोर्ट में आप देखिए 6 कंट्रीज के अंदर 42% से भी ज्यादा थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन मेडिसिन का ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पर इफेक्ट कम हो गया है। इसका कारण क्या है? अनडायग्नोज्ड ट्रीटमेंट, विदाउट प्रेस्क्रिप्शन हैवी एंटीबायोटिक्स का लेना, एंटीबायोटिक कोर्स को पूरा नहीं करना, बीच में ही एंटीबायोटिक कोर्स को छोड़ देना, जिससे कि बैक्टीरिया को रिवाइव करने का समय मिल जाता है और इस बार वो पहली बार से भी अधिक सीवियर इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। हेल्थ लाइन की जून 2023 की रिपोर्ट में देखिए कि किस तरीके से पोल्ट्री फार्म में चिकन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कोलिस्टीन सल्फेट और एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक्स का खूब अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्योंकि ये पोल्ट्री फार्म में कंटिन्यूस इस्तेमाल किया जा रहा है, इस वजह से चिकन्स के अंदर होने वाले इन्फेक्शंस में जो माइक्रोब्स होते हैं, उन्होंने अपने आप को इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में एडॉप्ट कर लिया है, जिससे कि अब उन पर इनका असर कम होता जा रहा है। लेकिन जब यही चिकन और बाकी एनिमल्स को ह्यूमन कंज्यूम करते हैं, तो अनमेटाबोलाइट पार्ट जो एंटीबायोटिक्स का ह्यूमन के अंदर जाता है, वो कहीं ना कहीं ह्यूमंस में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट को क्रिएट कर रहा है, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिलता है। लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में छपे इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, जिन्हें ट्रीट करने के लिए हम बड़ी मात्रा में एंटीबायोटिक्स दवाओं का उपयोग करते हैं। IHME में पब्लिश हुई यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की रिपोर्ट में आप देख सकते हैं 4.95 मिलियन पीपल्स की डेथ 2019 में हुई थी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डिजीज से इन्फेक्ट, और 1,42,000 लोगों की डेथ सिर्फ इस वजह से हुई क्योंकि उन पर किसी भी एंटीबायोटिक्स ने वर्क ही नहीं किया। यानी वो अपने समय में इतना हैवी एंटीबायोटिक्स ऑलरेडी ले चुके थे कि आज उन पर कोई भी दवा काम नहीं कर रही है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन क्रिएट करने वाले बैक्टीरिया हैं, वो अपने आप को इतना डेवलप कर चुके हैं, काम नहीं कर रहा है। सबकी वजह है हम सभी लोग, क्योंकि कोई भी एंटीबायोटिक उठा के खा लेते हैं, भले ही एंटीबायोटिक की नीड ना भी हो, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डे टू डे बढ़ता जा रहा है। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिए, अपनी मर्जी से दवा ना लीजिए, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। अगर इससे संबंधित आपका कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।